सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं कि हैदर को वीजा नहीं मिलेगा किसी सूरत भी, वो भारत नहीं आ पाएगा। तो आप बताएं इस हवाले से आप कितने श्योर हैं कि ये सारा कोई चांस है वीजा रिजेक्शन का सर? देखिए, आप देखिए, हमारी जो भारत की सरकार है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे जो गृह मंत्री है माननीय आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, और जो हमारे भारत की सरकार है, हमारे भारत की सरकार जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज रहा है। आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया पूरी कंट्री जो है उनको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, उनका मान सम्मान पूरी दुनिया में दिया है। और ऐसे ही हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, जो कि बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है, और भारत की सरकार को चलाने वाले वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, उनकी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही। हमारे ये दो नेता ऐसे हैं, हमारी सरकार भी ऐसी है, इतनी अच्छी सरकार चल रही है कि ये किसी का जायज काम रोकते ही नहीं है। बिल्कुल सही। चाहे वो पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, किसी भी देश का हो। और हमारे भारत की सरकार अगर किसी इंसान का जायज मांग है, कोई कोर्ट केस है, कोर्ट केस में आना चाहता है, कोई बीमार है, भारत में इलाज कराना चाहता है, या कोई ऐसा काम है जो कि बहुत ही जरूरी है, कोई शादी है, किसी की शादी होनी है, शादी करनी है, या कोई बीमार है, जेन्युइन जिसकी डिमांड वीजा की होती है, वो हमारे भारत की सरकार किसी को मना नहीं करती, किसी को भी मना नहीं करती। ऐसा मेरा मानना है अपने भारत की सरकार से कि ये अदालत में पेंडिंग है मामला, और हमारी भारत की सरकार गुलाम हैदर को वीजा देगी। आपने देखा हुआ एक लड़की और अभी पाकिस्तान से आई है, वो राजस्थान में, और वो उसने निकाह किया था उससे, और वो तलाक उसकी हो चुकी है, और उसने निकाह करके वीजा लेके आई है। उसको भी तो हमारे भारत की सरकार ने वीजा दिया कि नहीं दिया? चूंकि ये मूव वाले भैया ने बहुत सारी कंप्लेंट भेजी हुई है, अभी उन कंप्लेंटों को देखा जा रहा है, उनको परखा जा रहा है कि उनके अंदर कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। जब वह कंप्लेंट झूठे साबित हो जाएगी तो फौरन तरीके से जो है वो गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा और गुलाम हैदर आएगा। अगर कोई समस्या या परेशानी आती है तो मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, अपने हाई कमीशन में, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है, मैं खुद जाऊंगा और खुद वीजा दिला के अपनी जिम्मेदारी पर एफिडेविट दूंगा कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, हर बात का मैं अपना एफिडेविट वहां दूंगा। मेरा आपसे सवाल सर ये है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी सीमा हैदर के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं और उनका स्टेटस क्या है, जो अहम केसेस हैं, और उनको जरा मुख्तसर साहब बता दें। सीमा हैदर के तो कई केसेस है ना, क्रिमिनल केसेस अलग है उस पे, जिसमें ये जेल जाएगी, जिसमें इसको सजा होगी, वो केसेस अलग हैं, जिसमें 156(3) सीआरपीसी के तहत 20 सेक्शंस में हमने इसके खिलाफ जेवर कोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें एक शोहर के रहते हुए दूसरी शादी करना बाइगैनी 494 आईपीसी, जो अब रिपील होकर के दूसरी सेक्शंस में आ गई है। तो उसके बाद 420 जो गलत बयानी करके एफआईआर में पुलिस को गलत बयानी करके नाम पता गलत बताया गया, हस्बैंड का नाम बताया गया गुलाम हैदर, बाद में कहती है कि मैं सचिन मीना की वाइफ हूं। बेल एप्लीकेशन में फर्जी एफिडेविट लगाया गया, बेल एप्लीकेशन को फर्जी तरीके से ड्राफ्ट करके कोर्ट में लगाया गया, और एक एफिडेविट अंडरटेकिंग दी गई कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। ऑर्डर में भी हुआ कि गुलाम हैदर की वाइफ हूं। जैसे ही बेल मिल जाती है तो कहती है कि मैंने तो पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में शादी की थी। तो ये एक तरह से 420 है, 420 है, फोर्जरी है, जालसाजी है, इसमें हमने सेक्शंस लगाई है। और एक शोहर के रहते हुए, एक पति के रहते हुए दूसरी शादी करना बिना तलाक लिए, वो बाइगैनी की डेफिनेशन में आता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है कि वो बाइगैनी में जो लोग लिप्त पाए जाएंगे, शामिल पाए जाएंगे, दोनों जो मेल भी होगा फीमेल भी, उनको 6 इकट्ठे जेल नहीं रहेंगे। पहले 6 महीने वो जो शोहर बना है पहले वो जेल में रहेगा, जब वो 6 महीने के बाद बाहर आएगा तो फिर उसकी बीवी जेल में जाएगी,
तो वो बाहर आएगा, फिर वो ये लेटेस्ट जजमेंट आया। बिल्कुल सही बात। तो इसमें हमने 20 धाराओं में वो केस लगाया हुआ है, वो चल रहा है। मानहानि के इस पे 3 केसेस लगे हुए हैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में। वो चूंकि उसमें एविडेंस नहीं हो पाई थी, मैं नेपाल चला गया था और कई वीजा इश्यूज भी थे, तो जब तक वीजा इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, गुलाम हैदर आ जाएगा, उसकी गवाही कराएंगे, वो भी चला हुआ है। उसके अलावा पानीपत में भी हमने जो क्रिमिनल केस मेरे खिलाफ जो बकवासबाजी की थी, जो डिफेमेशन करने की कोशिश की थी और पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर के, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनको इनकी सबकी बाट मैंने लगा रखी है और आने वाले टाइम में जिनको जेल की ऐसी हवा खिलाऊंगा कि ये याद रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंसान जब क्राइम करता है उसको एहसास नहीं होता, वो समझता है कि जो है ना मैं उस पर अटैक कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन जब बाद में कार्रवाई अच्छी तरीके से होती है ना, तो वो पछताता है। वो उसको सब दिन याद आते हैं कि ऐसा ना करता तो ऐसा होता। तो वो सारी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, उन पे गवाहियों पे लगा हुआ है। कल फरीदाबाद पोस्को कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, लेकिन जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो कि बच्चे बल्लभगढ़ हरियाणा से जो है रिकवरी हुए थे, फर्स्ट टाइम सीन जो आइडेंटिफाई हुए थे, वो जुरिडिक्शन जिसकी है वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद की बनती है। देखिए, फॉरेन एक्ट में ऐसा होता है कि आप तो वकील साहब सब कुछ समझते हैं, इस चीज को अच्छी तरह पढ़ा भी आपने। जब भी अगर हमारे भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान में कहीं भी पकड़ा जाएगा बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, तो अगर वो लाहौर में पकड़ा जाएगा तो वो लाहौर की जुडिक्शन होगी और वहीं पर्चा दर्ज होगा। बिल्कुल सही। पहली बार जहां ये आइडेंटिफाई होगा कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का है, पहली बार जहां उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे सिविल पब्लिक द्वारा, चाहे पुलिस द्वारा, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा, या किसी भी कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो या किसी भी एजेंसी द्वारा, तो उसी स्थान पर, उसी जगह पर उसकी जुडिक्शन मानी जाएगी। तो ये बच्चे और सीमा हैदर जो भारत में पहली बार आइडेंटिफाई हुए है, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और ये पाकिस्तानी सीमा हैदर है, वो बल्लभगढ़ हरियाणा में हुए। और वो बल्लभगढ़ के 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, एसएचओ सदर, एसएचओ आदर्श नगर और एसएचओ सिटी बल्लभगढ़, 3 और 56 सेक्टर 56 या 54 कुछ ऐसा पुलिस स्टेशन है, 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं। तो मैंने चारों एसएचओ को गवाही के लिए बुलाया है, चारों एसएचओ कोर्ट में आके गवाही देंगे। उन मुंशीज को भी बुलाया गया है जो हेड मोरर होते हैं, जो हेड मोरर का काम देखते हैं, जो कंप्लेन, जो थाने के जो हेड कांस्टेबल जो किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, जो कंप्लेंट आती है, उनको भी मैंने बुलाया है। उनके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं, जो एसीपी डीसीपी लेवल के, कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को भी मैं कोर्ट में गवाही कराऊंगा। लेकिन अभी ये सारा का सारा अमला, हमारे यहाँ एक धार्मिक यात्रा होती है हिंदू भाइयों की, वो हरिद्वार से पवित्र जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। तो उनके लिए लॉ ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए साल में एक बार ये यात्रा आती है, सभी पुलिस वाले बिजी थे, इसकी वजह से वो गवाही नहीं हो सकी। तो बीच में मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की, उसकी छोटी डेट करा करके, और मैं ये गवाही कराऊंगा और इसको जेल भेजने का काम करूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं सर अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि एक मुल्जिम ने दूसरे मुल्जिम का एफिडेविट दिया, तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड लेकर जाते हैं, वो कंप्यूटर पे चेक करता है और उस पर पता चल जाता है कि इसने कितने केसेस में पहले बेल दी हुई है, वो रिकॉर्ड आ जाता है। एक बंदा 3 से ज्यादा बेल नहीं दे सकता, और वो जज साहब खुद चेक करते हैं, उसका आईडी कार्ड और जामिन को खुद एग्जामिन करते हैं। क्या ये कैसे इन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया? क्या कोर्ट ने देखा नहीं कि ये बंदा उसी केस में मुल्जिम है? और ये फिर बेल की क्या हैसियत होगी इसकी? ये तो फिर दोनों की बेल भी कैंसिल होगी इस तरह से, तो ये तो मुजरिम बन गए दोनों ही। जी, एक नए मुकदमे के 420 के, जिस तरह आपने बताया। जी देखिए, पहले यहाँ भी भारत में भी और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी, क्योंकि लॉ तो वही है, सेम वही 1860 का, वही सारा इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी, हमारे यहाँ आईपीसी है, आपके यहाँ पाकिस्तान पेनल कोड है। वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है।
तो कानून वही है, वही मुल्ला की किताब आपके यहाँ फैमिली लॉ में पढ़ाई जाती है, वही भारतीय किताब जो है वो वहां पर पढ़ाई जाती है, वो लॉ सेम ही है। तो अब आकर के यहाँ चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा भारतीय उसमें बीएनएस की वो आ गई है, तो वो अभी थोड़ा चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ भी पहले मैनुअल होता था, भाई कोई जमानती दे रहा है तो उसके मैनुअल हाथ से मुचल के भरे जाते थे, जितने की जमानत में 50,000 या 10,000 या जो भी ऑनरेबल कोर्ट जो भी जमानत में खोलती थी, मुचल के भर के उसको फोटो लगा करके दे देते थे, भाई ये जमानती है। वेरीफाई करते थे, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, वोट कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल जैसे आपके यहाँ एनआईसी होती है, वो चेक करते थे, हाँ भाई ठीक है, जज साहब अपने सामने चेक करते थे। लेकिन उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड काम होने लगे थे, पैसे ले लेके जमानती, फर्जी जमानती आ जाते थे जमानत, और जो मुलजिम लोग हैं वो जेल से बाहर आ जाने के बाद वो रफू चक्कर हो जाते थे, फिर उनको ढूंढने के लिए 20-20 साल 10-10 साल लग जाते थे, और वो सारा सिस्टम जो है वो ठप हो जाता। लेकिन जब से ये जो न्यायिक प्रोसीडिंग में जो कंप्यूटर आया है और ऑनलाइन सिस्टम बढ़ा है, हमारे यहाँ भी आपके यहाँ भी, तो बाकायदा पहले मैनुअल, फिर उसके बाद मैनुअल रजिस्टर बनने लगे, जो जमानत लेने लगा उसके फोटो लगाने लगे ताकि ये पहचाना जा सके इसने पहले जमानत तो नहीं ली है। और अब वो रजिस्टर भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा जमानत लेता है तो ऑनलाइन उसका एनआईसी नंबर भरा जाता है, वो तुरंत सामने आ जाता है। तो कोर्ट उसकी जमानत नहीं लेता, वो उसको रिजेक्ट कर देता, भाई हम आपकी जमानत नहीं मानेंगे, आप फर्ज जमानती लेके आओ।